बच्चों गुड आफ्टरनून। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। ये पार्ट 8 है बेटा, जिसमें हम लोग कोरोशन को लेके पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने कॉपर को लेके पढ़ा था। कॉपर में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉपर का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर CuO3 और OH2। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, या एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन अगर हो तो ऐसा। ये बैलेंस्ड फॉर्म है, ये विदाउट बैलेंस्ड फॉर्म, याद रखिएगा। इसको हम लोग मेलाशीट और एजुराइट भी कहते हैं। ये कॉपर का एक और भी है, याद रखिएगा ये, ठीक है। दूसरी बात, मैं कॉपर को लेके ये कहा था कि कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग देखिए वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं, ये आयरन के लिए इस्तेमाल करूंगा। कॉपर के ऊपर जो कोरोशन होता है, करोशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पतीना कहते हैं। तो कॉपर से बने हुए आप लोग को मालूम है कि कॉपर से बनता क्या क्या है। तो कॉपर से बनता है ब्रास, और कॉपर से बनता है ब्रोंज। ये आपको मालूम होगा, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा चुका है, बहुत पहले भी ये पढ़ा चुका है मैंने, वीडियो लेक्चर शायद 2 में मैंने बता चुका है इसको। तो ब्रास और ब्रोंज जो ये बनता है कॉपर और टीन से बनता है, और ये कॉपर और जिंक से बनता है। जनरली कॉपर और जो ब्रोंज है, कॉपर और टीन, इनसे बनती है हमारी स्टैचू बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है। मैंने बताया है इनकी प्रॉपर्टीज़। और कॉपर जिंक से बनती है हमारे जो डोर के जो हैंडल्स होते हैं, ये सब चीज़ें बनते हैं हमारे, ठीक है। तो इन दोनों में भी जब कोरोशन होता है ना, तो जो इनके ऊपर जो लेयर फॉर्मेशन होता है, जो थिन लेयर जो फॉर्मेशन होता है, वो होता है पतीना का, मतलब एक ग्रीन डिपोजिट कलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पतीना कहते हैं। तो कॉपर से बने हुए जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब के ऊपर जो कोरोशन होता है उसको पतीना कहते हैं। जैसे कि आयरन के ऊपर जो कोरोशन होता है उसे रस्टिंग कहते हैं, उसी प्रकार से कॉपर पे हुए वाले को पतीना कहते हैं, याद रखिएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको जैसे कि बहुत सारे पुराने जो चर्च होते हैं ना, जिसके रूफ़ को मेटल के शीट से बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर के शीट से या ब्रास या ब्रोंज से बनाए जाते हैं। तो चर्च में खासकर ये देखा जाता है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, जर्मनी हो गया, फिनलैंड्स हो गया, यूरोप हो गया, इन सब के कंट्रीज़ जो वहाँ पर जो शेडिंग होती है, उन शेडिंग के ऊपर शेड जो होते हैं, वो शेड के ऊपर आप देखिएगा ग्रीनिश जो रंग का एक डिपॉजिट पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका है। हालांकि ये ग्रीनिश डिपॉजिट जो है ना, ये कॉपर को फर्दर करीशन होने से बचाता भी है, याद रखिएगा ये बात, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए एक लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाता है ना, तो उस जंग को अगर आप नहीं हटाओगे ना, ठीक ना, तो वो कॉपर सेफ है। पर जैसे उस जंग को हटा दोगे ना, फिर से वो जो मेटल है, जैसे कि मान लीजिए एक मेटल शीट में आपको दे दिया, एक लोहे का मेटल शीट है, इसको ये एयर से रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करने ये पानी से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें कोरोशन होगा, ये फूल जाएगा कुछ इस तरीके से, इसमें पानी इसमें घुस जाएगा। घुसने के बाद आप इस रस्टिंग को हटाइएगा, रस्ट को जब हटा दीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से पतला हो जाएगा, है ना। फिर से इसको पर रस्ट होगा, जब फिर से रस्ट होगा तो फिर से उसको हटाइएगा आप, मान लीजिए, तो फिर से ये और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक ना, और भी थिन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये थिन होते 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 पूरा खत्म हो जाएगा ये। तो इसीलिए जो रस्टिंग भी होती है, क्या करती है, फर्दर कोरोशन से रोकती है, अगर आप उस रस्टिंग को ना हटाएं तो। वैसे ही कॉपर में पतीना होती है। अब मैं बात करूँगा तो सिल्वर को लेकर, जैसे कि कहा था कि यहाँ पर कुछ चांदी के चम्मच आपको दिख रहे होंगे। ये सिल्वर जो चांदी के चम्मच है, जब ये न्यू था तो ऐसा था बिफोर कोरोशन। जब आपको मालूम है कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कुछ पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं जिसको कहते हैं H2S, आयरन सल्फाइड। उससे धीरे धीरे रिएक्ट करते 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 इसकी जो कलर है, देख सकते हैं, ये ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो चुका है। एक ब्लैक पिपिटी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, जिसको सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। ये होता कैसे है, जब सिल्वर रिएक्ट करता है किसके साथ, सिल्वर रिएक्ट करता है H2S के साथ। किसके साथ बताइए, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो ये फॉर्मेशन होता है सिल्वर Ag2S और H2 गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है वो ब्लैक पीपीटी होता है, एक ब्लैक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है सरफेस के ऊपर। ये हो गया सिल्वर के ऊपर। अब जो लास्ट हमारा बच चुका था वो था आयरन के ऊपर, जो मैं आपको कहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तब देखिए बच्चे, जब आयरन के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जिसको फिगर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेटल का शीट है, मान लीजिए ये लोहे का शीट है, और आपको मालूम ये है कि जैसे कि जो लोहा होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हमें क्या मालूम है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक मेटल का शीट है, मैं यहाँ पे एग्जांपल पे दिखा रहा हूँ, इसको दिखा के। तो जो मेटल पे जो आयरन होता है ना, वो आयरन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, याद रखिएगा। और आयरन कुछ इस तरीके से टूटता है, Fe+2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है इसमें से, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसे हम लोग कहते हैं एनोड, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनोड। तो आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। बात समझिएगा, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये आयरन का जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एनोड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ठो में, यहाँ पे देखिए 2 बार Fe+2 लिखा गया है ना। और ये पानी का एक वाटर का ये बबल है, आया समझ में, ये वाटर का बबल, और बाहर से देखिए O2 इसके भीतर आ रहा है। तो होता क्या है कि अब ये Fe+2 जो है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, ये जो वाटर के जो बबल्स हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये O2, और इसमें कुछ वाटर भी है, H2O,
ये दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया गया है आयरन के द्वारा, ये दो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 2 है, मैं इसको 1 करना चाहता हूँ तो इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऑक्सीजन आपका आधा हो चुका है और हाइड्रोजन 1 हो चुका है। यहाँ पर आपके O कितने हैं 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ OH। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, और यहाँ पे सामने लिख दूंगा 2, तो 2OH माइनस। और ये जो रिएक्शन हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कैथोड, कहते हैं कैथोड में ये रिएक्शन हुआ है। देखिए रेड कैट याद रखिएगा, रिडक्शन, रेड कैट इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कहते हैं, ठीक है। रेड मतलब होता है रिडक्शन और कैट मतलब होता है कैथोड, इसको इस तरीके से याद रखिएगा। तो कैथोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको कैथोड कहते हैं, उस वहाँ पर रिडक्शन होता है, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देखिए आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और मेटल की प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जहाँ पर लॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं एनोड। और O2 और H2 रिड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनका होता है रिडक्शन। तो जब कभी भी याद रखिएगा O2 और H2 जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो फॉर्मेशन होता है वो होता है OH माइनस, और इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर Fe+2 और ये हो गया आपका 2OH माइनस, इनको जोड़िए अब, तो Fe+2 और ये रिएक्ट होगा आपका ये 2OH माइनस, रिएक्ट होके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है ये होता है FeOH2। ये आपका फॉर्मेशन हो गया फेरस हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये फेरस हाइड्रो ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, आई बात समझ में। तो अब जब ये FeOH2 जब ये फर्दर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो फॉर्मेशन करता है, ये जो फॉर्मेशन करता है वो करता है आपका कुछ इस प्रकार से, देखिए Fe2O3.XH2, इस टाइप का एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, इस टाइप का एक मिक्सचर फॉर्मेशन करता है वो, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा, ये मैं 2 लिख दिया, ये बैलेंस्ड फॉर्म मैंने लिख दिया है, आई बात समझ में। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए फिर आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयरन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर। अब ये बैलेंस्ड फॉर्म हो चुका है हमारा, और बैलेंस ये है। एक मुद्दे की बात मैं कहूँगा आपसे यहाँ पर, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग का, तो रस्टिंग का जो केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप, ये रस्टिंग का इक्वेशन लिखा है बहुत स्टेप में तोड़ तोड़ के, जिसको मैंने आपको दिखाया। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उस तरीके से लिखिएगा, ये देखिए किस तरीके से। तो आपने क्या देखा, पहले स्टेप में क्या हुआ है, एनोड ने, आयरन ने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया था वो किसने लिया बताइए, ऑक्सीजन, और H2O ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो उसने खुद को रिडक्शन किया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनका रिडक्शन हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये हुआ एक रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने यहाँ पर O2H2O का रिडक्शन हुआ है और आयरन ने खुद को ऑक्सीडेशन किया है, तो यहाँ पर हुआ है रिडॉक्स, याद रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो कोरोशन होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एक क्या है, कोरोशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और मॉइस्चर का और एयर का रिडक्शन होता है। ये प्लीज़ पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोनों का होना बहुत कंपलसरी है। आप सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हमारा रस्टिंग हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे कि सिर्फ मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, ये एक कंपलसरी, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मॉइस्चर कम हो, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर ज़्यादा होती है और विदाउट रेनी सीजन में मॉइस्चर कम होती है, तो रस्टिंग की थोड़ी सी रेट ऑफ रस्टिंग जो है वो रेनी सीजन में ज़्यादा होती है और अदर सीजन्स के कंपेयर में। तो मैं जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा था दिखाने को, उसको मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा Fe, और आप लिखिए यहाँ पर ऐसे लिखिए Fe लिखिए प्लस O2 लिखिए, और देखिए फॉर्मेशन लिखिए आप यहाँ पर Fe2O3, यह है रस्ट का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। देखिए ये ऑक्सीजन कितने 6 हो गए, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन 6, आयरन कितने 4, तो यहाँ पर आयरन को 4 लिख दीजिए। अभी हालांकि ये कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी पानी बाकी है। ये तो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, एयर से रिएक्ट किया है। तो अब यहाँ पे आपको वाटर लिखना पड़ेगा। तो इस वाटर को लिखने के लिए मैं ऊपर लिखता हूँ, पर आप लिखिएगा इसको एक लाइन पे, याद रखिएगा। तो ये लिखिए आप वाटर H2O लिखिए, इस V पे ऐड करना होगा। अब देखिए जब H2O होगा तो H2O इस पे हाइड्रेटेड मतलब क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट करता है आयरन के ऊपर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डॉट लिख के लिखिए उसको, H2O लिखिए। अब ये आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना H2O लगेगा, H2O का 1 मोल 2 मोल कितना मोल, क्योंकि हो सकता है कि रेनी सीजन्स में है। अगर रेनी सीजन की बात है तो याद रखिएगा H2O जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x लिख दूंगा। यहाँ पर एक सिंपल टर्म में यहाँ पे मैं x लिख दूंगा, ये रहा x। ये मुझे नहीं मालूम कि पानी के कितने मोल्स हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पानी कितने हैं, असल में पानी जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स कितने हैं बताइए, यहाँ पर 2 × x 2x। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग कीजिए और यहाँ पे लिखिए 2x लिखिए,
ये रहा। अब इसको मैं एक लाइन में लिख के दिखा देता हूँ आपको, वो देखिए कुछ इस तरीके से लिखिएगा 2x, इसको इस तरीके लिखिए 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2xH2O और यहाँ पे एरो दीजिए और 2Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये है बेटा करेक्ट इक्वेशन ऑफ हमारा रस्टिंग का। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को रस्टिंग फॉर्मेशन दिखाया कि रस्टिंग कैसे होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं इतना कि ये जो Fe2O3, इसमें कुछ खास बात बता देता हूँ। याद रखिएगा, जब मैं Fe2O3 कहीं रस्ट का फॉर्मूला ये भी लिखा रहेगा तो Fe2O3 भी आप कह सकते हो ये एक रस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हाइड्रेट फॉर्म ना दे, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसे कहते हैं, जो एक ब्राउन पाउडर होता है या क्रिस्टल आप कह सकते हो, जो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चलाइए, यहाँ पर देखिए, अब Fe2O3 पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, थोड़ा सा मैं हल्का सा बोलता हूँ। याद रखिएगा, आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है यहाँ पर वो 3 होता है। कितना? 3 होता है। और इसका जो नाम है याद रखिएगा, इसकी फेरिक ऑक्साइड है ये, याद रखिएगा, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरस ऑक्साइड मत बोलिएगा, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO होता है, और इसको गलती से Fe3O4 भी मत कहिएगा, क्योंकि इसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो ये जो Fe2O3 है, इसको याद रखिएगा, ये एक हेमाटाइट भी है, ये एक आयरन का ओर होता है, इसको हम लोग हेमाटाइट कहते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब आयरन के ओर होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ना भूलें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पर, एक खास बात मैं अगर बताना चाहूँ आपको, नेचर की बात कह दूँ तो याद रखिएगा, Fe2O3 जो होता है ये हमारा एम्फोटरिक होता है, एम्फोटरिक इन नेचर होता है, एम्फोटरिक इन नेचर होता है, याद रखिएगा। और ये जो है हमारे मैग्नेटाइट जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, सॉरी एसिडिक इन नेचर होता है, याद रखिएगा। हालांकि मैं अपलोड करूंगा एसिडिक किस ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक या बेसिक कहते हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बस ये याद रखिएगा आयरन के नेचर्स को। और ये जो FeO है ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर, ये बेसिक ऑक्साइड है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को डिस्कस करता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं आयरन के ऊपर, वो हम देखते हैं। चलिए, तो देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हालांकि मैं वो देखता हूं आपको, और इस साल जो आ भी सकते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी प्रकार से। कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रस्टिंग विल टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकता, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। फिर क्या बोल रहा है, रस्टिंग विल टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर। रस्टिंग क्या एब्सेंस ऑफ एयर में हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है, रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस, रस्टिंग नहीं होगा, रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि एब्सेंस, रस्टिंग मतलब जंग लगना जो है, रस्टिंग कभी पॉसिबल नहीं हो सकता इन विल नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस, ये इन प्रेजेंस लिखा हुआ है, ये देखिए, रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस, रस्टिंग नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर, ये फॉल्स है ना बच्चे, ये भी तो फॉल्स ही होगा, है ना। रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस, रस्टिंग नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। रस्टिंग होगा ना, जब रस्टिंग तो होगा जब वाटर और एयर होगा तो रस्टिंग होगा, ये बोला नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर रस्टिंग विल टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर की रस्टिंग हो सकता है, ये भी फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट तीनों ही फॉल्स है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सही कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्टील इज प्रेफर्ड ओवर आयरन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप बिकॉज। बोल रहा है कि स्टील को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, जो शिप बनते हैं ना, जो जहाज होती है, पानी वाली जो जहाज होती है, उसको हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं स्टील से बना हुआ, कंपेयर टू आयरन की तुलना हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि उसकी जो बॉडी बने वो स्टील से बने, ऐसा क्यों प्रेफर करते हैं हम। तो दिख रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील इज हायर देन आयरन, ये गलत बात है। स्टील की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है आयरन के कंपेयर में, याद रखिएगा। आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है करीब करीब 500 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखिएगा, करीब करीब 500 डिग्री सेल्सियस होती है, और स्टील की जो होती है वो करीब करीब 1300 डिग्री सेल्सियस होती है, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील जो है वो हमेशा कम है, यहाँ पे लिखा हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील इज हायर देन आयरन, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे चलाते हैं, स्टील इज मोर यूनिफॉर्म देन आयरन, स्टील इज मोर यूनिफॉर्म देन आयरन, ये भी गलत बात है। देखिए, स्टील इज मोर यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना कि जैसे आयरन में सिर्फ आयरन पाया जाता है, बट स्टील में आपको मालूम मिक्सचर पाए जाते हैं आयरन और कार्बन के, तो स्टील जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। फिर स्टील डज नॉट रस्ट, स्टील जो है डज नॉट रस्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि स्टील जो है जल्दी जंग नहीं लगता कंपेयर टू आयरन। हालांकि स्टील में भी जंग लगता है, बट बहुत कम, ना के बराबर,
याद रखिएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है कि स्टील डज नॉट रस्ट, स्टील जल्दी रस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज नॉट हाई, ये गलत बात है। हम लोग एलॉय बनाते ही इसीलिए हैं कि जो हम लोग अनाया बनाते हैं, मान लीजिए आयरन है, आयरन में अगर आप कार्बन डालते हो तो स्टील बन जाता है, तो हम लोग उसमें कार्बन इसीलिए डालते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ सके, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके, ठीक है, उसकी लॉन्गिविटी पीरियड जो है वो बढ़ सके, इसीलिए हम लोग ये सब डालते हैं। तो होप सो ये भी समझ में आ चुका है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पर देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर इन सलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बोलना है। तो याद रखिएगा, रस्टिंग जो आयरन में जो जंग लगता है ना, वो सलाइन वाटर में फास्टर होता है, बिल्कुल सत्य बात है कंपेयर टू प्योर वाटर। याद रखिएगा, वाटर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि जब हम लोग को, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये कंटेनर है मान लीजिए, ठीक है, और इस मान लीजिए कि 2 मेटल आपने डिप किया है, ठीक है, और इसको वायर से आपने कनेक्ट कर दिया है। अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसमें आपने वाटर डाल दिया है, पर आप इसमें अगर नमक डाल दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, मूवमेंट है ना, वो और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वो बहुत शानदार इलेक्ट्रोलाइट्स होता है कंपेयर टू वाटर, ठीक ना, क्योंकि उसमें हमारे कटायन और अनायन पाए जाते हैं। सॉल्ट में Na+ और Cl- पाए जाते हैं, जो कंडक्टेंस इंक्रीज कर देता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो सॉल्ट वाटर होता है वो करोड्स मेटल 5 टाइम्स फास्टर। तो यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट अलग हो गया, तो ये अलग है स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, तो इसका मतलब ये पता चला कि सर सलाइन वाटर जो है, सलाइन वाटर मतलब नमकीन जो पानी है, वो पानी जो होती है रस्टिंग फास्ट करती है कंपेयर टू प्योर वाटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट वाटर करोड्स मेटल 5 टाइम्स फास्टर, बिल्कुल सही बात, सत्य बात है, ये बिल्कुल सही है कि जो सलाइन वाटर है नॉर्मल वाटर के कंपेयर में, याद रखिएगा, वो 5 गुना फास्ट करता है। और उससे भी फास्ट कौन करता है मालूम है? ह्यूमिड ओशियन एयर। वो एयर जहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती हो, वो मेटल्स को 10 गुना ज़्यादा रस्ट कर सकता है कंपेयर टू प्योर वाटर। ये सब एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे संधि के सोल्यूशन भी लिख दिया था, द प्रेजेंस ऑफ Na+ और Cl- इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द सलाइन वाटर, ठीक है ना, इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस के जब कांटेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेटल सरफेस आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर मैं Na और Cl डाल दूँ ना, तो ये जो कंडक्टिविटी है ना फास्ट हो जाएगी। ये जो आयरन की रस्टिंग की जो प्रोसेस है ना, वो और भी रैपिड हो जाएगी, क्योंकि NaCl एक गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये जो O2 है, जो H2 की जो रिएक्टिविटी है और भी फास्ट हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर ये तो यहाँ पे लिख दिया मैं, दिस एक्सीलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ Fe+2 आयन। Fe+2 आयन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हो रहा है आयरन का, वो रैपिड होगा, एंड हेंस रस्टिंग होगा। और रस्टिंग का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया, जो ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस और भी है, स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। रस्टिंग और बर्निंग में डिफरेंस क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है, बर्निंग एक फास्ट प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर रस्टिंग होता है, और जो बर्निंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली होता है। तो होप सो बच्चे ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को बताया। आज मैं इतना क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, आगे जाके और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, मैं फ्री वीडियो अपलोड करूँगा। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और MCQ इस बार बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जितने भी MCQ मेरे से हो सकते हैं मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा, और होप सो आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इनको गो थ्रू अच्छे से कीजिएगा, जो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा, और आप तब मुझे बताइएगा कि सर हाँ आपने जो बताया था वो सब एग्जाम में आया। आपका साइंस फैकल्टी है रवि सर, मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय।